विक्रम शाक्या अपने चैनल मैथ मैजिशियन पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो है वो 12th क्लास के लिए है। 12th क्लास में अभी तक जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं कि 12th क्लास में अभी तक हम लोग जो है वो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट चैप्टर फिनिश कर चुके हैं और करंट में हम लोग पहला चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, वो पढ़ रहे हैं। इसमें भी हम लोगों ने फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए उसका इंट्रोडक्शन और जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसके 7 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। आज का जो हमारा वीडियो होगा वो 7 क्वेश्चन से आगे मतलब 8 क्वेश्चन से शुरू होगा और हम पहली एक्सरसाइज इसमें फिनिश करेंगे। ठीक है, तो बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, आइए देखें कि हम अपनी एक्सरसाइज जो कंप्लीट कर रहे थे, एक्सरसाइज 1, उसमें हम लोग 7 क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके थे। आप इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसे देखिए, उसकी लिंक जो है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इंट्रोडक्शन वीडियो की भी लिंक इसी में मिल जाएगी, जो इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का, और जो फर्स्ट एक्सरसाइज के 7 क्वेश्चंस जो मैंने कराए थे उसकी भी लिंक आपको इसी में मिल जाएगी। ठीक है, दोनों की लिंक आपको इसमें मिल जाएगी। तो सबसे पहले अगर आप पहली बार चैप्टर से गो थ्रू हो रहे हैं या पहली बार वीडियो इस चैप्टर का देख रहे हैं तो सबसे पहले तो आप इंट्रोडक्शन देखिएगा। इंट्रोडक्शन के बाद फिर आप देखिएगा पार्ट 1 और तब हम इसको कंटिन्यू करेंगे, यानी कि पार्ट 2 को फिर हम देखना। तो जो लोग इंट्रोडक्शन और पार्ट 1 दोनों देख चुके हैं उनके लिए मैं आगे बढ़ता हूं कि 8th क्वेश्चन क्या है हमारा। तो 8th क्वेश्चन हमसे कहा गया है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए, आपको एक ए सेट दे रखा है, गिवन बाई आर इज इक्वल्स टू ए कॉमा बी टाइप के इसमें एलिमेंट है, और यहाँ पर कहा गया है कि किस तरीके से उनकी या किस तरीके से वो रिलेटेड है। तो वो रिलेटेड इस तरीके से है कि मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन, वो इवन होना चाहिए, और प्रूव करना है कि इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। पहले पार्ट तो ये है। फिर उसके बाद शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1, 3, 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर and all the elements of 2, 4 are related to each other, but no element of 1, 3, 5 is related to any element of 2, 4। ठीक है, ये जो जहां से रिलेटेड वाला पोर्शन शुरू हुआ है शो से लेके आगे तक का, ये थोड़ा सा हमारे लिए नया है। अदरवाइज अगर हम बात करें ऊपर तक का कि जिसमें कहा गया था इक्विवेलेंस रिलेशन शो करने के लिए, तो आइए कैसे कंप्लीट करेंगे इस क्वेश्चन को। ये वही क्वेश्चन जो बेसिक चीजें थी वो मैंने यहाँ पर नोट कर ली। जैसे हमें एक ए सेट दे रखा था और आर एक रिलेशन हो गया। इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है आपको। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन, अगर आपने इंट्रोडक्शन क्लास पढ़ी हो सही से तो उसमें इक्विवेलेंस रिलेशन मैंने बताया था कि क्या होता है। तो मैंने कहा था कि इक्विवेलेंस रिलेशन एक ऐसा रिलेशन होता है जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। तो इसका मतलब है अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि हमने जो 7 क्वेश्चंस किए हैं अभी तक ये उनसे अलग है, तो ये बिल्कुल भी अलग नहीं है, सेम वही पार्ट है। इक्विवेलेंस रिलेशन मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करिए। मैं एक शॉर्ट में समझा दे रहा हूं क्योंकि मेरा जो मोटिव है वो सेकेंड पार्ट पर है, क्योंकि 7 क्वेश्चंस आप कर चुके हैं तो ये तो आप कर पाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम रिफ्लेक्सिव पर, कि ये जो रिलेशन हमें दिया गया है ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं। ठीक है, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, सारे सेम एलिमेंट आने चाहिए। तो आप इसमें देखो कि क्या, जैसे यहां पर ए है, क्या 1, 1 आ सकता है, 2, 2 आ सकता है, 3, 3 आ सकता है, 4, 4 आ सकता है या 5, 5 आ सकता है क्या? अगर आ सकता होगा तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, अदरवाइज नहीं। आ सकने के लिए सिर्फ ये है कि ये इस कंडीशन को फॉलो करे कि ए माइनस बी, यानी कि जो भी आप ए और बी की जगह रख रहे हो उनका अगर आप माइनस करते हो और डिटर्मिनेंट लगाते हो या मॉड लगाते हो तो वो हमेशा इवन आना चाहिए। तो अगर हम देखें कि क्या हम इसमें 1, 1 रख सकते हैं, क्या 1, 1 आर को लाई कर सकता है? 1, 1 आर को लाई तब करेगा जब हम इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करें ए माइनस बी टाइप। तो 1 माइनस 1 कितना आएगा, 0। और जो लोग जानते हैं उनको मैं जो लोग नहीं जानते हैं सॉरी, उनको मैं बता दूं कि जो 0 होता है वो एक इवन नंबर होता है। आप लोग 12th क्लास में हैं तो इतना तो आपको पता ही होगा। और अगर 0 इवन नंबर है तो अनडाउटेडली 1, 1 किस में लाई कर जाएगा, आर में, क्योंकि ये इसी का एक एलिमेंट होगा। ऐसे ही क्या 2, 2 भी इसमें आएगा या नहीं? तो 2, 2 भी सेम वही कंडीशन, जब आप 2, 2 को भी सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो भी किस में आ जाएगा, आर में। इसका मतलब है
ऐसे सारे एलिमेंट जो सेम सेम होंगे, अगर वो आर में जाएंगे तो वो सारे जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि सेम सेम करोगे तो उसका सब्ट्रैक्शन तुम करोगे। सब्ट्रैक्शन करोगे तो किस तरीके का केस बनेगा कि x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, और 0 हमेशा एक इवन नंबर होता है। इसका मतलब है कि x माइनस एक्स वाला हमेशा किसको लाई करेगा? r को। और अगर r को लाई करेगा तो इसका मतलब कंफर्म है कि ये रिफ्लेक्सिव तो होगा ही होगा। ठीक, इतना आपको समझ आ गया होगा। लिखना आप एक तरीके से सही से लिख लीजिएगा। बाकी 7 क्वेश्चंस मैंने सही से लिखने सिखाए हैं। तो अब मैं सेकेंड पार्ट पे ज़्यादा फोकस किया करूंगा। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक वाला आप लोग आराम से कर पाएंगे। बात करते हैं सिमेट्रिक एक बार, और मैं सिर्फ हिंट कर रहा हूं कि सिमेट्रिक कैसे करना है। सिमेट्रिक में क्या करना है, हर एलिमेंट का जो रिवर्स है वो उसी में होना चाहिए। ऐसा आप कोई भी एलिमेंट ले आओ, सपोज हमने कोई एक ए बी एलिमेंट ले लिया, अगर वो आर को लाई कर रहा है, इसका मतलब है कि ए माइनस बी का जो मॉड है वो इवन होगा। तो अगर हम बी माइनस ए करें तब भी अगर मॉड लगा है तो नंबर तो वही रहेगा जो पहले था। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि 1,3 जो है वो आर को लाई करता है। क्यों लाई करता है वो आर को? वो इसलिए लाई करता है क्योंकि 1 माइनस 3 का जब हम मॉड निकालेंगे तो कितना आएगा? 2। अब हम पता करें कि क्या 3,1 भी आर को लाई करेगा। तो उसके लिए आप ये देख लो कि 3 माइनस 1 कितना आएगा, तो 3 माइनस 1 भी तो 2 ही आएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर मॉड लगा है तो ऑर्डर चेंज होने से सिर्फ माइनस एक्स्ट्रा आता है, लेकिन ये जो मॉड है वो उस माइनस को आने नहीं देगा। और जब आने नहीं देगा तो जो वैल्यू इसके लिए निकलेगी वही इसके लिए निकलेगी। और जब ये आर को लाई कर रहा है तो डेफिनेटली ये भी किसको लाई करेगा? आर को। तो हर एक एलिमेंट जो है वो आर को ही जाएगा। अगर वो पहले से ही आर में है तो हर एलिमेंट का जो रिवर्स है वो आर को ही जाएगा। और अगर आर को जाएगा तो ऑब्वियसली ये भी सिमेट्रिक भी होगा। आई होप समझ गए होंगे, बहुत सिंपल है। और तीसरा अगर हम देखें ट्रांसिटिव, कि ट्रांसिटिव होगा या नहीं। ट्रांसिटिव भी आराम से आप समझ सकते हो, आराम से होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप सपोज कोई एक एलिमेंट लेते हो, अगर मैं समझने के लिए यहां पर देखूं कि कोई एक ऐसा एलिमेंट ले लो, जैसे आपने ले लिया, मैंने एक यही एलिमेंट लिया था 1,3, आर को लाई कर रहा था। क्यों? क्योंकि 1 माइनस 3 2 आ रहा था, 2 एक इवन नंबर था। ठीक है, अब मैं ऐसा एक और ले लेते हैं 3, सपोज हमने 5 ले लिया। क्या ये भी आर को जाएगा? बिल्कुल जाएगा, क्योंकि 3 और 5 का आप सब्ट्रैक्शन करिए कितना आएगा? 2, और 2 भी एक इवन नंबर है। इसका मतलब ये दोनों आर को लाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब है फिर क्या होना चाहिए कि इसका पहला, यानी कि ये पहला एलिमेंट और इसका लास्ट एलिमेंट, क्या ये भी आर को जाएगा? बिल्कुल जाएगा, क्योंकि 1 और 5 कितना होता है? 4, ये भी आर को जाएगा। ठीक, तो ये एग्जाम्पल देके मैंने समझाया, लेकिन आपको थ्योरेटिकल लिखना है कि x, y, इफ x, y बिलोंग्स टू r एंड y, z बिलोंग्स टू r, देन ऑब्वियसली x, z इज ऑल्सो बिलोंग्स टू r। और अगर ऐसा होगा तो ये एक ट्रांसिटिव रिलेशन भी होगा। ठीक है, इससे तो आप कर पाएंगे, इसलिए मैंने हल्का सा हिंट दिया था, हालांकि पूरा ही एक तरीके से समझा दिया है। फिर भी कहीं प्रॉब्लम हो तो आप बताइएगा। मैं चलता हूं इसके सेकेंड पार्ट पर, जिसमें वो मैन है, वो इसके लिए अब यहां से क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे। सेकेंड पार्ट में आपसे कहा गया था कि शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1, 3, 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। पहले इसको सॉल्व करते हैं। 1, 3, 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर, सारे एलिमेंट जो हैं वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं। सेट दे रखा है आपको 1, 3 एंड 5। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे हम अगर 1 को सबसे पहले पिक करें, 1 को हम 3 के साथ लें, यानी कि 1 को 3 के साथ रिलेटेड टू ईच अदर का मतलब है कि 1 को जब हम 3 के साथ लेंगे और इस ऑपरेशन के साथ जो तुम्हें इसमें दे रखा है, तो 1 माइनस 3 कितना आएगा? 1 माइनस 3 2, मॉड लगा है ना, तो इसलिए ऐसे ही 1 को हमने 3 के साथ तो ले लिया। अब हम 1 को क्या करें? 5 के साथ भी ले लें, तो 1 और माइनस 5 कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 1 को हमने दोनों के साथ ले लिया, अब क्या बचा? 3। चलो 3 पे आते हैं। 3 को हम 1 के साथ तो ले ही चुके हैं, क्योंकि 1 3 या 3 1 दोनों एक ही चीजें हैं, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो 3 को हम 1 के साथ तो ले चुके हैं, लेकिन 3 को अभी हमने 5 के साथ नहीं लिया है। तो अब हम क्या करें? 3 और 5 को एक साथ लिख लें। 3 और 5 कितना आ जाएगा? 2। क्लियर है? तो 1 के साथ भी मैंने दोनों ले लिए और 3 के साथ भी दोनों ले लिए, क्योंकि 3 और 1 ये रहा और 3 और 5 ये रहा। अब 5 को अगर आप देखो तो 5 को आप 1 के साथ लोगे, वो यहां ले चुके हैं। 5 को 3 के साथ लोगे, वो यहां ले चुके हैं। मतलब सभी अपने अपने के साथ हो चुके हैं। 1 को भी हमने बाकी 2 के साथ मैप कर लिया, और 3 को भी, और ऐसे ही 5 को भी। अब इनके RHS देखो, 2 4 2, क्या सारे के सारे इवन है? बिल्कुल है।
क्वेश्चन यही कह रहा था कि शो दैट 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर, यानी कि अगर हम इन एलिमेंटों को इन्हीं के साथ रिलेट करें तो वो सारे के सारे जो हैं वो इस डेफिनेशन को फॉलो करते हैं कि a माइनस बी उनके लिए हमेशा कितना आ रहा है, इवन आ रहा है। समझ पाए? तो यहां से प्रूव हो जाएगा 1 3 5 जो है वो अपने आप में ही रिलेट हो रहा है, क्योंकि वो जब हमने उसके सारे एलिमेंटों के साथ हमने जो भी पॉसिबल रिलेशंस बन सकते थे वो हमने जब सारे बनाए तो वो सारे के सारे का जो सब्ट्रैक्शन का जो मॉड है वो हमेशा कैसा आ रहा है, इवन आ रहा है। समझ पाए? ऐसे ही एक और पार्ट तुमसे प्रूव कराया गया है, अभी और अच्छे से समझ आ जाएगा। उसमें कहा गया कि अब आप ऐसे शो करिए कि 2 4 जो है वो भी रिलेटेड टू ईच अदर है। 2 4 एक और सेट हमें दे दिया 2 4। आइए देखें, इस बार एक और सेट ले लेते हैं 2 4। अब यहीं से आप सोचो 2 4 में अगर हम देखेंगे तो केवल एक ही पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि 2 को 4 के साथ मैच कर लेंगे या 4 को 2 के साथ मैच कर लें, बात वही है। क्योंकि 2 को 4 के साथ मैच करोगे तब भी 4 माइनस 2 ही निकलेगा, और इसको साथ मैच करोगे तब भी 2 ही निकलेगा। मॉड लगा हुआ है इसलिए हम उसके रिवर्स को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं कर रहे हैं या उसको ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो देखो 2 माइनस 4 ये भी 2 आया, ये भी इवन है। इवन की इस जो रिलेशन की जो मेन कंडीशन थी उसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो 1 3 5 भी सेटिस्फाई कर रहा है, 2 4 भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए 1 3 5 भी रिलेटेड जो है वो अपने में ही है और 2 4 भी रिलेटेड है। अब एक और पार्ट इसमें कराया गया, बट अब आपको शो करना है नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 4। 1 3 5 का कोई भी एलिमेंट 2 4 के साथ रिलेट नहीं हो सकता है। आओ देखें क्यों नहीं कह सकते। जैसे 1 3 5 का मैं कोई भी एक एलिमेंट ले लूं, सपोज मैंने 1 ले लिया, और 2 4 का कोई एक एलिमेंट ले लो, सपोज 2 ले लो, तो 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 1। ऐसे ही आप चाहो तो दूसरा भी ले सकते हो, सारे ले सकते हो। आप चाहो तो फिर मैंने इसका दूसरा कोई एलिमेंट ले लिया, सपोज 3, इसका भी मैंने पहले 2 लिया था, इसका 4 ले लिया, 3 माइनस 4 कितना आया, 1। ऐसे ही आप चाहो तो और ले लो, 5 ले लो, 5 के साथ चाहे तो 2 ले लो, तो 5 माइनस 2 3, और चाहे तो 4 ले लो, 5 माइनस 4 1। पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि जब इसका कोई एक एलिमेंट लोगे और इसका कोई एक एलिमेंट लोगे तो और ये ऑपरेशन लगाओगे तो वो कभी भी इवन नहीं आएगा, वो क्या आएगा, ऑड आएगा। और अगर ऑड आया तो वो रिलेशन की डेफिनेशन को फॉलो नहीं कर रहा है, और अगर रिलेशन की डेफिनेशन को फॉलो नहीं कर रहा है तो फिर ये दोनों एक दूसरे से रिलेट नहीं कर सकते। रिलेट करने का सीधा कॉन्सेप्ट है कि वो जो रिलेशन में कंडीशन दे रखी है उसको फॉलो करनी चाहिए। यहां पर कंडीशन है a माइनस बी इज इवन, तो ऐसे दो एलिमेंट जिनके लिए उनका माइनस जो है वो इवन आएगा ऑब्वियसली उसके मॉड के साथ, तो वो रिलेट करेंगे, अदरवाइज वो रिलेशन के साथ कभी भी रिलेट नहीं करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट था कि जब हमने 1 3 5 के हर एक एलिमेंट के साथ यही रिलेशन लगाया तो इवन आया, 2 4 के साथ लगाया तो भी इवन आया, तो वो दोनों एक दूसरे के साथ रिलेट करें। लेकिन जब हमने एक एलिमेंट इसका लिया और एक एलिमेंट इसका लिया और फिर जब ऑपरेशंस या ये रिलेशन की जो कंडीशन है वो लगाई तो ऑड आ गया। इसका मतलब है कि ये और ये आपस में रिलेट नहीं कर रहे हैं और बाकी वो खुद में रिलेट कर रहे हैं। ठीक, तो ये सेकेंड पार्ट था जो नया था। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, शो दैट ईच रिलेशन आर इन द सेट ए किस तरीके का है, x बिलोंग्स टू z, यानी कि इसमें सारे इंटीजर्स हैं और सामने कंडीशन भी दे रखी है कि जो x की वैल्यू है वो 0 के इक्वल हो सकती है या फिर ग्रेटर बट लेस और इक्वल हो सकती है 12 से। इसका मतलब सिंपल सा हो गया कि इंटीजर्स जो है वो 0 से लेके 12 तक है। गिवन दैट आपको दो रिलेशन यहां दे रखे हैं। फर्स्ट पार्ट में r इज इक्वल टू a कॉमा बी सच दैट a माइनस बी ए मल्टीपल ऑफ 4, एंड दूसरे में आपको ए बी और वहां पर कहा गया है a इज इक्वल टू बी। मैं एक पार्ट इसका सॉल्व कर देता हूं। इसमें कहा गया है वही इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में ही बात की गई है, और फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 1, और फिर से आप देख लो रिलेटेड टू 1, सेम वही चीज जैसा कि हमने पहले किया था, अभी उसको भी अच्छे से समझेंगे। बात करते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन की। तो इक्विवेलेंस रिलेशन मुझे नहीं लगता है कि बहुत बड़ा हार्ड टास्क होना चाहिए। वही मैंने मेन चीज जो है वो लिख ली कि सबसे पहले आपको एक ए दे रखा था और मैंने उसका केवल फर्स्ट पार्ट लिखा है, क्योंकि मैं इसे फर्स्ट को ही करूंगा, सेकेंड आप अपने आप कर जाएंगे। अब जैसे यहां पर हम इसे सही से और लिखना चाहें तो क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी कहा कि जो ए है उसमें इंटीजर्स हैं और कहां से कहां तक है, 0 से 12। ठीक है, तो ये सेट बिल्टर टाइप की फॉर्म है। अगर आप इसे रोस्टर टाइप में बनाना चाहो तो इसका मतलब है इंटीजर 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, और इसी तरीके से ये डॉट 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 कहां तक चलेगा, 12 तक। तो आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो। इसका मतलब ए में ये एलिमेंट है 0 to 12।
अब बात करते हैं हम इसके एक एक टाइप की या एक एक कॉन्सेप्ट की। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की। अब मैं ज़्यादा क्लियर नहीं करूंगा, सिर्फ हिंट करूंगा। रिफ्लेक्सिव, क्या रिफ्लेक्सिव इसमें आ सकता है? मतलब सारे के सेम सेम एलिमेंट आने चाहिए, मतलब 0 0 आना चाहिए, 1 1 2 2 और ऐसे ही 12 12 सॉरी 12 12 तक जाने चाहिए। तो अगर हम चेक करें, यहाँ पर कहा गया है कि वो एलिमेंट आर में आ सकते हैं जिनको अगर हम सब्ट्रैक्ट करें और उसका मॉड लें तो 4 का मल्टीपल आना चाहिए। अब जैसे हम सोचें कि क्या 0 आ सकता है, तो 0 आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 0 माइनस 0 कितना आता है? 0। अब आपको पता होना चाहिए कि 0 4 का मल्टीपल होता है या नहीं। 0 हर एक नंबर का मल्टीपल होता है, इसका मतलब है 0 आ जाएगा। 1 1 फिर से 0 ही आएगा, तो वो भी मल्टीपल होता है 4 का। ऐसे 2 2 सेम सेम में जब भी आप एलिमेंट लोगे तो उनका सब्ट्रैक्शन करोगे तो वो 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब है वो 0 4 का मल्टीपल है, इसका मतलब सारे सेम सेम इसमें आ सकते हैं। और अगर सारे सेम सेम इसमें आ सकते हैं तो इसका मतलब है कि ये रिफ्लेक्सिव तो होगा ही होगा। कंफर्म? तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की, कि सिमेट्रिक होगा या नहीं। सिमेट्रिक की अगर हम बात करें तो हर एलिमेंट का रिवर्स इसमें होना चाहिए। ठीक, सेम पहले जैसा ही है। अब a माइनस बी अगर 4 का मल्टीपल है तो ऑब्वियसली b माइनस ए भी 4 का मल्टीपल होगा, जैसा कि मैंने ऊपर अभी डिस्कस किया था। क्योंकि मॉड लगने से सिर्फ जो है वो माइनस आता है, जबकि मॉड लगा हुआ है तो माइनस बी नहीं आएगा। यानी कि जो वैल्यू a माइनस बी की रहेगी वही वैल्यू किसकी रहेगी? b माइनस ए के मॉड की। दोनों बराबर ही रहेंगी। तो अगर a कॉमा बी आर को लाइक कर गया तो डेफिनेटली b कॉमा ए भी किसको लाई करेगा? आर को ही लाई करेगा। सिंपल है। अगर आर को लाई करेगा तो सिमेट्रिक भी होगा। और सेम ऐसे ही ट्रांजिटिव अगर हम देख लें कि ट्रांजिटिव होगा या नहीं, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए कि a कॉमा बी जो है वो आर को लाई करना चाहिए। ठीक है, इफ a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड b कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ये दोनों आर को लाई करने चाहिए। अब आप देखो, अगर a कॉमा बी आर को लाई कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि mod of a minus b, sorry, mod of a minus b is a multiple of 4, is a multiple, ठीक, of 4। और अगर b माइनस सी भी r को लाई कर रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि b माइनस सी जो है वो भी इज अ मल्टीपल ऑफ 4, इज अ मल्टीपल ऑफ 4। थोड़ा राइटिंग देखना क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूं। इज अ मल्टीपल ऑफ 4। अब हमें पता करना है कि क्या a माइनस सी भी 4 का मल्टीपल होगा। बहुत इजी है, आप चाहे तो एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हो। अगर मैं कहूँ 8 जो है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ क्योंकि वैसे ही जगह कम है। अगर मैं कहूँ 8 जो है वो 4 का मल्टीपल है, ठीक है, 8 जो है वो 4 का मल्टीपल है, और 16 जो है वो 8 का मल्टीपल है, तो क्या 16 4 का मल्टीपल नहीं होगा? ऑब्वियसली 4 का भी होगा। थोड़ा लिखने का तरीका देख लेते हैं कैसे करेंगे, क्योंकि लिखना भी मैंने पहले दिन कहा था कि लिखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो वही है, सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी आर को लाई कराएंगे, बी सी आर को लाई करेंगे। अगर ए बी आर को लाई कर रहा है तो ए माइनस बी मल्टीपल 4 होगा, और ऐसे बी माइनस सी मल्टीपल 4 होगा। अब आप सोचो, किसी का मॉड अगर 4 का मल्टीपल है तो वो सिंपल भी तो 4 का ही मल्टीपल होगा। बहुत ही सिंपल बात है कि अगर मैं कहूँ a माइनस बी का मॉड जो है वो 4 का मल्टीपल है, तो ऑब्वियसली a माइनस बी भी 4 का मल्टीपल होगा। ऐसे b माइनस सी अगर का जो मॉड है वो 4 का मल्टीपल है, तो b माइनस सी भी तो 4 का मल्टीपल है। अब बात आती है a माइनस सी पर कि क्या a माइनस सी 4 का मल्टीपल होगा। आप देखो, a माइनस सी को आप कैसे लिख सकते हो? a माइनस सी को लिख सकते हो a माइनस बी, एक माइनस बी घटाया और एक b जोड़ा, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। बहुत सिंपल है, b घटाया b जोड़ा, अभी भी है a माइनस सी ही। अब आप सोचो कि जब a माइनस बी 4 का मल्टीपल है, b माइनस सी भी 4 का मल्टीपल है, और दोनों को ऐड करना है, तो ये भी 4 का मल्टीपल और ये भी 4 का मल्टीपल, तो इन दोनों को जो ऐड करके आएगा वो भी तो 4 का मल्टीपल होगा। आप देख लो, कोई भी 4 के दो मल्टीपल्स जोड़ो, जोड़ने के बाद भी 4 का ही मल्टीपल मिलेगा। अगर 4 का मल्टीपल मिलेगा तो ये कंफर्म हो गया कि a माइनस सी जो है वो किसको लाई करेगा? r को। थोड़ा सिस्टम से लिख लेना, मैं थोड़ा जल्दी में करा रहा हूं क्योंकि ये पार्ट बहुत बार हम लोग कर चुके हैं और आप लोगों का आई होप आइडिया हो गया होगा। मेरा मेन पार्ट है रिलेटेड टू वाला, कि रिलेटेड टू हम कैसे प्रूव करेंगे। तो आप देख लो, तीनों प्रूव हो गए। अगर तीनों प्रूव हो गए तो इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। मैं बात करता हूं इसके रिलेटेड पार्ट की, कि जो रिलेटेड पार्ट है वो कैसे किया जाएगा। इसमें कहा गया था फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। ऐसे एलिमेंट्स का सेट चाहिए जो 1 से रिलेटेड हो। मैं यहीं पर थोड़ी सी जगह ले रहा हूं, आप इसमें देखो,
क्योंकि नेक्स्ट पेज पे उतनी जगह नहीं हमारे पास, ऑलरेडी मैंने मटेरियल लिखा हुआ है। अब आप देखो 1 से रिलेटेड ऐसा हम कौन सा सेट बना सकते हैं जो 1 से रिलेटेड हो। देखो 1 से तो रिलेटेड हो, लेकिन इस कंडीशन को प्रॉपर फॉलो करना चाहिए। ठीक, हमें सेट ऐसे एलिमेंटों का बनाना है, मतलब ऐसे हमें एलिमेंट ए और बी ढूंढने हैं। तो उसमें देख लो आपको ए तो पहले ही दे रखा है कि 1 है, कोई एक एलिमेंट जो है वो तुम्हें पहले ही दे रखा है कि 1 है। अब तुम्हें दूसरा ऐसा ढूंढना है या दूसरे ऐसे एलिमेंट ढूंढने हैं जिनका एक सेट बनाना है और वो इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। थोड़ा सा ध्यान से देखना कैसे हम बना सकते हैं। जैसे एक 1 है, क्वेश्चन में दे दिया कि एक एलिमेंट जो है, मैं यहां क्लियर करता हूं जितनी जगह हमारे पास ऊपर है, इसमें एक हमें एलिमेंट दे दिया 1। अब 1 के रिस्पेक्ट में हम 0 से लेके 12 तक, क्योंकि एलिमेंट तो इसी में से कोई उठाना है, 1 के रिस्पेक्ट में 0 से लेके 12 तक ऐसा कौन सा एलिमेंट और ले लें जिससे जब हम इस रिलेशन की जो कंडीशन है वो लगाएं और वो सेटिस्फाई हो जाए, मतलब a माइनस बी जो है वो मल्टीपल ऑफ 4 हो जाए। तो आप सोचो कि क्या हम 1,1 ले सकते हैं? देखो बिल्कुल ले सकते हैं। क्यों? 1 माइनस 1 0 और 0 4 का मल्टीपल होता है, तो 1 से एक तो 1 ही रिलेट कर गया। फिर से देखते हैं एक और कोई, फिर 1, एक तो हमें दिया ही है। अब 1 के अलावा कोई और ले सकते हैं, देखो 5 ले लो। 1 माइनस 5 कितना होता है? 4, और 4 इज अ मल्टीपल ऑफ 4। इसका मतलब ये भी रिलेशन की कंडीशन को फॉलो कर रहा है। और कोई ले सकते हैं 1 के रिस्पेक्ट में? 1। ठीक, अब हम कोई और सोचते हैं कि कोई और ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं। देख लो बहुत इजी है। 1 माइनस 9 या 9 माइनस 1 कुछ भी कर लीजिए, दोनों तरफ से आंसर एक ही आएगा 8, और 8 भी 4 का मल्टीपल है। तो हम 1 ले सकते हैं क्योंकि 0 आएगा 4 का मल्टीपल, 5 ले सकते हैं क्योंकि 4 आएगा 4 का मल्टीपल, 9 ले सकते हैं क्योंकि 8 आएगा 4 का मल्टीपल। ठीक, क्या और कोई ले सकते हैं? अब अगर हम इसी सीरीज को कंटिन्यू करें तो अगला पेयर जो बनेगा वो बनेगा 1,13, क्योंकि 13 माइनस 1 12 हो जाएगा। लेकिन 13 हम ले नहीं सकते क्योंकि हमें जो एलिमेंट दे रखे हैं वो कहां से कहां तक है? 0 से लेके 12 तक। तो इसका मतलब है कि ये एलिमेंट तो अब हमारे लिए वैलिड नहीं है। तो 1 से रिलेटेड कौन कौन से एलिमेंट हैं? तो 1 से रिलेटेड एक तो 1 खुद है, एक 5 है और एक 9 है। तो हमसे यही कहा गया था, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 1। ऐसे एलिमेंट का सेट चाहिए जो कि 1 से रिलेटेड हो। तो एक 1 हो गया, एक 5 हो गया और एक 9 हो गया। तो आप यहां आंसर कर सकते हो कि जो आपका सेट होगा उसमें 3 एलिमेंट होंगे, एक होगा 1, एक होगा 5 और एक होगा 9। ठीक, आई होप समझ आ गया होगा। रिलेटेड का सीधा सा मतलब यही होता है कि वो उस रिलेशन की कंडीशन को फॉलो करे। ठीक है, लिखने में थोड़ा काफ़ी हौच पौच हो जा रहा है क्योंकि कॉन्सेप्ट पे मेरा ज़्यादा फोकस है, क्योंकि एक छोटी सी कॉपी पे हम उस चीज़ को क्लियर करें, बोर्ड पे पढ़ाने अलग होता है। तो ये हो गया हमारा 9th क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट आप सेम ऐसे ही इसका अटेम्प्ट कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सेकेंड पार्ट में सेम वही, ये तो उससे ज़्यादा ईजी है क्योंकि a इज टू बी कर दिया, तो ज़्यादा कुछ हमें दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर जो है वो 10, काफ़ी अच्छा पार्ट मैं इसे समझूंगा जो दिया गया है बुक में। कहा गया है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द रिलेशन विच इज। एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है कि आपको कितना समझ में आया अबाउट द रिलेशन या रिफ्लेक्सिव या टाइप्स ऑफ द रिलेशन, मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव के बारे में, कि आपको एग्जाम्पल देके समझाना है। यहाँ पर 5 पार्ट दिए हैं, मैं 2-3 पार्ट आपको करा देता हूँ और फिर बाकी आप सोचिएगा कि कैसे होंगे, इसलिए ध्यान से देखना जो मैं 2-3 पार्ट कराऊँ। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ रिलेशन विच इज, फर्स्ट पार्ट, सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांसिटिव। एक ऐसा रिलेशन तुम्हें बताना है या एक ऐसा एग्जाम्पल देना है रिलेशन का जो सिमेट्रिक तो हो बट ना तो रिफ्लेक्सिव हो और ना ही ट्रांसिटिव हो। ठीक है, रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांसिटिव। आइए देखें कैसे हम इसका एक एग्जाम्पल दे सकते हैं। मैं नेक्स्ट पेज पे इसको कंप्लीट करा देता हूं। देखो, तो ऐसा एग्जाम्पल है जो सिमेट्रिक होना चाहिए बट रिफ्लेक्सिव और ट्रांसिटिव नहीं होना चाहिए। आपके थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी उसका आंसर कर सकते हैं। इसका कोई एक 1 वर्ड या 1 आंसर नहीं होगा या एक सिंगल आंसर क्वेश्चन नहीं है ये। हर स्टूडेंट जो है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रख के एग्जाम्पल दे सकता है, बस कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं एक सेट मान लेता हूं जो
किस पर है, किसी एक सेट हमने सबसे पहले माना, एक बहुत छोटा सा सेट, जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में भी लिया था, 1 2 3 एक सेट ले लिया और इस पर डिफाइंड एक रिलेशन में मान ले रहा हूं, इस पर डिफाइंड होगा और वो किस तरीके का मान रहा हूं, उसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं। ध्यान रखना सिमेट्रिक होना चाहिए। तो मैंने एक एलिमेंट मान लिया 1,2, ठीक है, और एक मान लिया हमने 2,1। ये दो एलिमेंट हमने मान लिए और यहीं पे खत्म कर दिया। जितना छोटा रख सको उतना ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हमारी कंडीशन सिर्फ पूरी होनी चाहिए। ये नहीं कहा है कि लेंथ भी क्वेश्चन की होनी चाहिए। मैंने एक छोटा सा रिलेशन मान लिया 1,2 और 2,1 जो कि ए पर डिफाइंड है। अब हम पता करें कि क्या ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक तो साफ साफ है, क्योंकि यही सोच के मैंने लिखा ही है। 1,2 2,1 हर एक एलिमेंट का उसका इनवर्स या उसका रिवर्स उसी में है। रिफ्लेक्सिव की बात करें तो रिफ्लेक्सिव के लिए 1,1 2,2 3,3 तीनों होने चाहिए थे, जबकि एक भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि रिफ्लेक्सिव तो है नहीं। और ट्रांसिटिव चेक करें तो 1,2 2,1 तो 2, यानी कि 1,1 भी इसी में होना चाहिए था, जो कि नहीं है। इसका मतलब ये ट्रांसिटिव भी नहीं है। तो ये आपको सोचना है। जैसे मैंने सोच के दिमाग लगा के एक आंसर किया है, तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर इसका बन जाता है इजी, कि एक सेट लेट करो और रिलेशन उस पर डिफाइन करके लिख दो कि ये एक रिलेशन है, देख लो ये सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव नहीं है और ट्रांसिटिव भी नहीं है। ठीक है, बहुत छोटे से आंसर मैंने कर दिया, छोटे से वर्ड में। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। इसका सेकंड आइडिया आपको लग जाएगा तो आप आराम से एग्जांपल दे पाएंगे। अब की बार एक ऐसा देना है जो कि ट्रांसिटिव तो हो बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक, ना तो वो रिफ्लेक्सिव हो और ना ही वो सिमेट्रिक हो, ट्रांसिटिव होना चाहिए। तो आइए देखें। मैं फिर से कॉमन रख रहा हूं, सेट यही रखूंगा ए पर ही, बस मैं पार्ट यहां दूसरा डाल दे रहा हूं। जितना भी रिलेशन रखूंगा मैं सब ए पर ही डिफाइन कर दूंगा। तो अब की बार क्या है कि ट्रांसिटिव होना चाहिए। ठीक है, चलो ट्रांसिटिव के बारे में सोचते हैं। ट्रांसिटिव कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले ट्रांसिटिव को ही मानो 1,2 और यहां पे ले लो 2,3 और ट्रांसिटिव करने के लिए 1,3 भी इसी में ले लो और यहीं पे क्लोज कर दो। ट्रांसिटिव तो ये हो ही गया, क्योंकि हमने इसी तरीके से माना ही है। बात करते हैं कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं, तो है ही नहीं, क्योंकि सारे के सेम सेम एलिमेंट है ही नहीं, इसमें एक भी सेम नहीं है। और अगर हम बात करें सिमेट्रिक, तो एक का भी रिवर्स भी इसमें नहीं है। तो बहुत ईजी है, अगर आप सोचोगे बहुत आसानी से कर पाओगे, तो आप आराम से एग्जाम्पल दे सकते हो। आई होप 2 में आपको बात समझ आ गई होगी कि ये ट्रांसिटिव है, सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। तो ऐसे ही आपको नीचे के 3 पार्ट और दे रखे हैं कि रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक हो बट ट्रांसिटिव ना हो, रिफ्लेक्सिव और ट्रांसिटिव हो बट सिमेट्रिक ना हो। बात वही है, उन्हीं तीनों में चीजों को घुमाया गया है। तो आप कितना कॉन्सेप्ट जानते हैं और कितनी जल्दी एग्जाम्पल दे सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कहा गया शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए में एक रिलेशन दे रखा है और सेट जो ए है वो है पॉइंट इन द प्लेन, उसमें सारे के सारे पॉइंट हैं। अब अगर सारे के सारे पॉइंट हैं तो जितने भी पॉइंट होंगे वो सब ए में आ जाएंगे। और वो रिलेशन इस तरीके का है कि पी और क्यू टाइप का है, जहां पर पी जो है वो है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन। यानी कि जो पी और क्यू है वो ऐसे पॉइंट हैं जिनकी ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो सेम है। इक्विवेलेंस रिलेशन इसे प्रूव करना है। फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट रिलेटेड टू पी डज नॉट इज इक्वल टू 0,0 या ओरिजिन इज द सर्कल पासिंग थ्रू आउट पी लॉन्ग द ओरिजिन। ये पार्ट सेकेंड वाला जो पार्ट है वो मैं कराऊंगा, पहले फर्स्ट पार्ट को एक बार रफली देख लें इक्विवेलेंस रिलेशन को प्रूव करने के लिए। तो अगर आप देखें तो ये रहा हमारा 11th क्वेश्चन, ये आपके सामने 11th क्वेश्चन में वो मैंने वही चीज लिखी है कि जो ए तुम्हें दे रखा है वो है सेट ऑफ पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स हैं इसमें, और जो आर है उसमें पी और क्यू टाइप का है। मैंने कंडीशन को शॉर्ट में लिख दिया कि पी और क्यू में क्या होना चाहिए कि पी की ओरिजिन से डिस्टेंस मतलब पीओ और ऐसे क्यू की ओरिजिन से डिस्टेंस मतलब क्यू, दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ठीक, अब इसे तुम्हें इक्विवेलेंस, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं, क्योंकि इक्विवेलेंस प्रूव करना है ना। तो अगर हम रिफ्लेक्सिव देखें, मैं बहुत छोटे में इसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, इसमें पी आना चाहिए और क्यू भी आना चाहिए, सारे सेम सेम आने चाहिए इनफैक्ट। तो क्या पी इसमें आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। अगर ये भी पी है और ये भी पी है तो इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस निकालोगे और इससे ओरिजिन से डिस्टेंस निकालोगे, निकल के तो दोनों सेम ही आएगी। इसका मतलब पी ओ इज इक्वल टू तो पी ओ होता ही है। हर
डिस्टेंस जो है या हर एलिमेंट अपने के तो इक्वल होता ही है, तो PO इज इक्वल टू PO। इसका मतलब है कि PP, इसका मतलब सेम वाले जितने भी एलिमेंट हैं वो सब किसको लाई कर जाएंगे, वो सब R को लाई कर जाएंगे, और अगर R को लाई कर जाएंगे तो ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया। और शॉर्ट में मैं समझा रहा हूँ, आराम से आप समझ पाएंगे। दूसरा देखें, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक तो मुझे समझाने की जरूरत ही नहीं है, आप आराम से अंदाजा लगा सकते हो। सिमेट्रिक में क्या होना चाहिए कि अगर आपने PQ को रखा है R में, इफ PQ R में है, तो वहां पे कंडीशन क्या होगी कि वही PO इज इक्वल टू कितना होगा, QO। तो क्या QP भी R में आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि अगर PO इज इक्वल टू Q है तो इसे क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते, QO इज इक्वल टू PO, आपस में तो बराबर ही है। x इज इक्वल टू वाई कह लो या y इज इक्वल टू x कह लो, अगर P की O से डिस्टेंस और P की O से डिस्टेंस Q की O का डिस्टेंस बराबर है, तो यहाँ भी तो वही बात है, Q की O से डिस्टेंस और P की O से डिस्टेंस बराबर ही तो रहेगी, तो ये भी R को जाएगा। इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी होगा। और ट्रांजिटिव आप समझ लो, ट्रांजिटिव में क्या होता है, सबसे पहले तो यही होता है कि x, y, आप चाहो तो P और Q ले लेना, x, y जो है वो R को आना चाहिए, और ऐसे ही y, z जो है वो भी किसको आना चाहिए, R को आना चाहिए। अगर x, y R को आ रहा है, इसका मतलब ये होगा कि XO मतलब x की ओरिजिन से डिस्टेंस और YO ये दोनों बराबर होंगे। ऐसे यहां पर क्या होगा, YO मतलब y की ओरिजिन से डिस्टेंस और ZO ये दोनों बराबर होंगे, क्योंकि तभी तो R में आएगा। तो क्या XO और ZO बराबर होंगे? बिल्कुल होंगे, क्योंकि ये भी YO के इक्वल है, ये भी YO के इक्वल है, तो XO इज इक्वल टू ZO हो जाएगा। और अगर ऐसा हो जाएगा तो यहां से प्रूव हो जाएगा x, z इज ऑल्सो बिलोंग्स टू R, एंड हेंस इट्स प्रूव कि इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन, बिकॉज ट्रांजिटिव भी प्रूव हो गया। ठीक, बहुत सिंपल था। अब चलते हैं सेकेंड पार्ट पे, जो थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है। इसमें कहा गया था कि फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट रिलेटेड टू अ पॉइंट P से रिलेट करना चाहिए वो, और P जो है रिलेट करना चाहिए, लेकिन उसमें ओरिजिन नहीं आना चाहिए। ठीक है, P से रिलेट करना चाहिए लेकिन ओरिजिन नहीं आए। ओरिजिन को छोड़ के बाकी जितने भी पॉइंट हैं जो P से रिलेट कर रहे हैं, इज इन अ सर्कल पासिंग थ्रू आउट P विद ओरिजिन एज अ सेंटर। क्वेश्चन को जितने अच्छे से पढ़ेंगे उतना ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि P से रिलेटेड ऐसे पॉइंटों का जो सेट है वो बनाइए, और वो जब बनाएंगे तो आपको पता लगेगा कि वो एक सर्कल का सेट होगा, और जो उसका सेंटर होगा वो ओरिजिन होगा। आओ देखें कैसे समझ सकते हैं। अब आप सोचो कि P से रिलेटेड पॉइंट है, अगर कोई पॉइंट हमने P पहले ही फिक्स कर दिया, तो इसका मतलब है Q की जगह पर ऐसे पॉइंट आएंगे जिनकी ओरिजिन से डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगी। इसका मतलब है एक तरीके से, सबसे पहले मैं आपसे सर्कल की डेफिनेशन पूछता हूं या जानकारी लेता हूं सर्कल की डेफिनेशन की। आप अपने माइंड में रिकॉल करिए कि सर्कल की डेफिनेशन क्या थी। मैं यहां पर सर्कल का हल्का सा स्ट्रक्चर बनाता हूं। आप लोगों ने छोटे क्लासेस में पढ़े होंगे कि द कलेक्शन ऑफ ऑल सच पॉइंट्स विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन जो कि एक फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर हो। फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड एज अ सेंटर ऑफ अ सर्कल, एंड द फिक्स डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ अ सर्कल। पढ़ा होगा कि फिक्स जो पॉइंट होता है उसे हम ओरिजिन कहते हैं, और फिक्स जो डिस्टेंस होती है उसे हम क्या बोलते हैं, रेडियस। पढ़ा होगा या पढ़ी होगी, सॉरी। डेफिनेशन बहुत सिंपल है सर्कल की। द कलेक्शन ऑफ सच पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, ये फिक्स पॉइंट है, इससे आप इस बाउंड्री के किसी भी पॉइंट को ज्वाइंट कर लीजिए, मतलब ओ से आप कहीं भी ज्वाइंट कर लीजिए इसको, हमेशा डिस्टेंस जो होगी वो कैसी होगी, सेम। इसीलिए डेफिनेशन बनती है द कलेक्शन ऑफ ऑल सच पॉइंट विच इज इक्वल डिस्टेंस, मतलब इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं। फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड अ सेंटर, इसको सेंटर बोलते हैं, एंड द फिक्स डिस्टेंस इज कॉल्ड अ रेडियस ऑफ अ सर्कल। आपको नहीं लगता यहां पर जो वो रिलेटेड वाली बात करा रहा है वो कुछ इसी तरीके की है कि फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट रिलेटेड टू P से ऐसे पॉइंट रिलेटेड होने चाहिए, वो सर्कल को लाई करेंगे। अब आप देखो, हमने मान लिया कि ये ओरिजिन हो गया और P यहां पर कोई एक पॉइंट है। अब हमें ऐसे पॉइंट का कलेक्शन ढूंढना है जो P से रिलेट करते हो। P किस तरीके से रिलेट कर रहा है कि P की जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो सेम है, तो जो दूसरा पॉइंट आना चाहिए उसकी भी डिस्टेंस ओरिजिन से इतनी ही होनी चाहिए जितनी की P की है, क्योंकि यही कंडीशन कहती है कि PO इज इक्वल टू Q होना चाहिए। तो Q जो होगा
वो ऐसे सारे पॉइंट होंगे जिनकी डिस्टेंस जो P से ओरिजिन की है वही होगी। ठीक, अगर हम P से ओरिजिन की डिस्टेंस को थोड़ी देर के लिए K मान लें, ठीक, तो ऐसे सारे पॉइंट जिनकी डिस्टेंस ओरिजिन से K होगी वो सारे के सारे Q में आएंगे और वही कलेक्शन बोला जाएगा ऐसे पॉइंटों का जो P से रिलेट कर रहे हैं। ठीक, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि ऐसे सारे पॉइंट जिनकी डिस्टेंस हमेशा K होगी, वो सारे पॉइंट का जब हम कलेक्शन बनाएंगे तो वो सर्कल बनेगा? क्योंकि सर्कल की डेफिनेशन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, द कलेक्शन ऑफ ऑल सच पॉइंट विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट, जो कि एक फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं। तो अगर ये P इक्वल डिस्टेंस पर है तो जो बाकी Q की हम बात कर रहे हैं वो भी इसी डिस्टेंस पे होने चाहिए, क्योंकि उनकी डिस्टेंस यही कहती है इसकी रिलेशन की डेफिनेशन की जो PO है उतना ही QO होना चाहिए। इसका मतलब है कि ये सारे के सारे पॉइंट जिनके लिए PO की वैल्यू जो K है, ऐसे ही सबकी वैल्यू जो होगी वो K ही आएगी। तो ऐसे सारे पॉइंटों का जब हम कलेक्शन बनाएंगे तो वो एक सर्कल बनेगा और उसका जो सेंटर होगा वो क्या होगा? ओरिजिन होगा। क्लियर है? काफी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था, थोड़ा सा हाई स्कूल का कॉन्सेप्ट इन्होंने लगाया सर्कल चैप्टर का, तब जाके हमने इसे कंप्लीट करा। लिखने के लिए इसमें कुछ नहीं है, खाली आप डेफिनेशन अच्छे से समझिए और बाकी सर्कल की डेफिनेशन दे दीजिएगा और वो क्लियर हो जाएगा। और ये इक्विवेलेंस वाला पार्ट तो आप ऑलरेडी कर ही चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 जो होगा वो किस तरीके से किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे कहा गया है शायद आप लोगों को जो मैंने अभी कैमरे में देखा कि शायद आपको ये विजिबल उतने अच्छे तरीके से नहीं हो पाया होगा, कोई बात नहीं, आप देख लो, सर्कल ही बनाया गया है और बाकी आपका सारा का सारा सेंटर है, इक्वल डिस्टेंस पर ही वो चीज़ें रहेंगी सारी की सारी, कहीं कोई बाहर की चीज़ नहीं है। आप डेफिनेशन कुछ हाफ व्यूड था, मैंने देखा अभी तो हाफ व्यूड था, आप इमेजिन कर सकते हो। तो इस तरीके का पूरा स्ट्रक्चर था, सिंपल था। अब बढ़ते हैं मैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में ये कहा गया है कि शो दैट द रिलेशन आर, एक रिलेशन आर है जो कि इस तरीके से डिफाइंड है कि शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड एज अ सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स जो है वो ए है, ए में सारे ट्राइंगल्स हैं और आर जो है वो इस तरीके का है कि T1 और T2 टाइप के ट्राइंगल हैं, लेकिन T1 इज सिमिलर टू T2। T1 जो है वो T2 के सिमिलर होना चाहिए, इसे इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। और फिर कहा गया है कंसीडर 3 राइट एंगल ट्राइंगल T1, T2, T3, उनकी साइड्स दे रखी हैं। विच ट्राइंगल एमंग T1, T2, T3 आर रिलेटेड। रिलेटेड वाला पार्ट हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें यही कहा गया है कि जो A है वो सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स है, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स जो हो गया वो A हो गया और रिलेशन में ऐसे ट्राइंगल्स रखे गए हैं जो एक दूसरे के सिमिलर हो। इसमें मैं बिल्कुल पेन नहीं उठाऊंगा इक्विवेलेंस प्रूव करने के लिए, आप आराम से प्रूव कर पाओगे। सबसे पहले बात करते हैं सिमेट्रिक की कि क्या इसमें सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव की, इसमें फॉल्ट कि रिफ्लेक्सिव इसमें आएगा या नहीं। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए? सारे सेम एलिमेंट आने चाहिए। तो इसका मतलब T1, T2, T2 क्या वो सारे एलिमेंट आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। क्यों? यहां पर कंडीशन ये है कि ऐसे कोई भी दो ट्राइंगल जो एक दूसरे के सिमिलर हो वो आर में आ सकते हैं। तो अगर मैंने T1, T1 रख दिया, T1, 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 तो क्या ये आर को आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि हर ट्राइंगल अपने आप के तो सिमिलर होता ही है। तो T1 इज सिमिलर टू T1, हर एक चीज अपने आप के तो वो सिमिलर होगी ही होगी। फर्स्टली ये तो एक बेसिक थ्योरम है जो ट्राइंगल में पढ़ाई जाती है सिमिलरिटी में, कि हर ट्राइंगल या हर कंस्ट्रक्शन अपने आप के तो वो सिमिलर होता ही है। तो अगर वो अपने आप के सिमिलर होता है तो हर सेम एलिमेंट आ सकता है, आर में रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। बात करते हैं कि क्या सिमेट्रिक होगा या नहीं। तो अगर T1 और T2 आर में आया तो हमें पता करना है कि क्या T2 और T1 आर में आएगा। आप सोचो, T1 और T2 अगर आर में है, इसका मतलब है कि T1 इज सिमिलर टू T2। तो अगर हम T2 और T1 करें तो नहीं आ सकता है। अगर T1 सिमिलर है T2 के तो T2 भी तो सिमिलर है T1 के। अगर मैं कहूं कि ये चीज इसके इक्वल है, या मैं सिंपल सा कहूं कि x जो है वो y जैसा है, तो क्या y x जैसा नहीं है? दोनों है तो एक ही जैसे। चाहे तो आप x को पहले इंडिकेट कर दो, चाहे तो आप y को पहले इंडिकेट कर लो, बात तो वही है। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक भी हो गया। बात करते हैं ट्रांसिटिव की। ट्रांसिटिव में क्या होना चाहिए कि T1 इज सिमिलर टू T2, और सपोज ऐसा कोई एक और पेयर बना लेते हैं कि T2 इज सिमिलर टू T3, कि T1 जो है वो T2 से सिमिलर है और T2 जो है वो T3 के सिमिलर है। अब सिंपल समझना, T1 अगर T2 के सिमिलर है और T2 T3 के सिमिलर है, तो क्या T1 और T3 सिमिलर नहीं है? बिल्कुल है।
T1 इज एक उस तरीके से समझ सकते हैं ना कि हम x इज टू वाई एंड y इज टू जेड, तो क्या x इज टू जेड नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा कि T1 इज सिमिलर टू T2, T2 इज सिमिलर टू T3, देन T1 एंड T3 आर ऑल्सो सिमिलर। सिंपल हो गया, तो बहुत सिंपली हम इसे कंप्लीट कर सकते हैं। बात आई इसके सेकेंड पार्ट की, वही मैं ज़्यादातर इस वीडियो में मेरा पूरा फोकस जो है वो रिलेटेड वाले पार्ट पर है, क्योंकि सिमेट्रिक वाले पार्ट, रिफ्लेक्सिव वाले पार्ट, ट्रांसिटिव वाले पार्ट हम पहले वीडियो में बहुत कर चुके हैं और बहुत सारे क्वेश्चन उन पर बेस्ड हैं। अगर हर बार उसी चीज़ को कंटिन्यू करूंगा तो आप भी बोर हो जाएंगे। यहां पर बात करते हैं, 3 ट्रायंगल्स आपको दे रखे हैं। T1 साइडें हैं 3, 4, 5, T2 साइडें हैं 5, 12, 13 और T3 साइडें हैं 6, 8 एंड 10। विच ट्रायंगल एमंग्स T1, T2, T3 आर रिलेटेड? रिलेटेड का सीधा कॉन्सेप्ट होता है कि कोई भी चीज रिलेटेड पूछी गई है तो सिंपल सा है कि वो जो रिलेशन में डेफिनेशन दे रखी है उसको फॉलो करनी चाहिए। बार बार मैंने बोला, रिलेशन में डेफिनेशन ये है कि ऐसे ट्रायंगल्स जो एक दूसरे के सिमिलर हैं वो रिलेशन में आते हैं। तो इन तीनों में से ऐसे ट्रायंगल्स जो एक दूसरे के सिमिलर होंगे वही एक दूसरे से रिलेट करेंगे, क्योंकि वही रिलेशन की डेफिनेशन को फॉलो कर रहे हैं। तो अब हमें सिर्फ ये पता करना है कि T1, T2 और T3 में से कौन कौन से ट्रायंगल्स सिमिलर हैं। ठीक है, अब अगर आपको सिमिलर पता करना है तो सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। 10th क्लास में समझाई जाती है, पूरा एक चैप्टर है ट्रायंगल का जिसमें सिमिलरिटी ही चलती है पूरे में। 9th क्लास में कॉन्ग्रुएंसी चलती है और 10th क्लास में सिमिलरिटी चलती है। सिमिलरिटी में कहा जाता है कि कोई भी 2 ट्रायंगल सिमिलर तब होते हैं जब उन ट्रायंगलों की करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए। करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो पढ़ी होगी आपने कंडीशन कि वहां पर क्या होता था कि AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR और CA या AC अपॉन PQ, QR और PR। कंडीशन पढ़ी होगी, बहुत सिंपल कंडीशन होती थी। इफ ABC कोई एक ट्रायंगल है और PQR कोई ट्रायंगल है, अगर आपको उन्हें सिमिलर दिखाना है कि ये एक दूसरे के सिमिलर हैं तो आपको यही कंडीशन प्रूव करनी होती थी। करस्पॉन्डिंग साइड्स AB और जो है PQ इसकी करस्पॉन्डिंग साइड, ऐसे ही BC तो ये QR इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स और AC तो ये PR इसकी करस्पॉन्डिंग साइड। आई होप रिकॉल हो गया होगा, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट था। अगर ये तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल आ जाता है तो ये दोनों ट्रायंगल ABC और PQR एक दूसरे के सिमिलर बोले जाते हैं। अब सेम वही चीज यहां पर है, हमारे पास 3 है, बहुत आसान है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, आप ऐसे ही कर लोगे। इनमें से बस ये देखो कि कौन से ट्रायंगल ऐसे हैं जिनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है। जैसे हम सबसे पहले स्टार्ट करें T1 और T2 के साथ, तो T1 में है 3/5, तो पहला रेशियो आएगा 3/5, दूसरा आएगा 4/12 जिसे हम कहेंगे 1/3। तो पहला रेशियो 3/5 है, दूसरा है 1/3, इक्वल नहीं आया, मतलब यहीं पर क्लियर हो गया कि ये तो एक दूसरे के सिमिलर है नहीं। T2 और T3 की बात करें, T2 और T3 में अगर हम रिलेशन निकालें तो 5/6 पहला आएगा करस्पॉन्डिंग साइड, दूसरा आएगा 12/8, इक्वल है नहीं, सिंपल सा। तो ये भी दोनों सिमिलर नहीं है तो ये भी रिलेट नहीं करेंगे। अब देखो T1 और T3, T1 पहला और लास्ट। T1 पहला रेशियो देखो 3/6 1/2, 4/8 1/2, 5/10 1/2। सेम है, 3/6 भी 1/2, 4/8 भी 1/2 और 5/10 भी 1/2। क्या तीनों साइड्स का करस्पॉन्डिंग रेशियो इक्वल है? अगर इक्वल है तो ये सिमिलर है, और अगर सिमिलर है तो ये एक दूसरे से रिलेट करेंगे क्योंकि रिलेशन सिमिलरिटी का ही है। तो अगर हमसे यही पूछा गया था कि इन तीनों में से कौन एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, तो T1 और T3 एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। तो बस आपको यहीं पर यही आंसर कर देना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करें तो हमसे कहा गया है शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ऑफ पॉलीगन्स। सारे पॉलीगन्स हैं इसमें। आर इज इक्वल्स टू, रिलेशन कुछ इस तरीके से है कि P1 P2 है, और P1 क्या है, P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। P1 और P2 ऐसे 2 पॉलीगन्स हैं जिनमें सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं। ठीक है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है, आप आराम से दिखा सकते हो, मैं बार बार इक्विवेलेंस रिलेशन वाला पार्ट नहीं करूंगा, आप आराम से कर सकते हो, ये तो बहुत ही ईजी है। What is the set of all elements in A related to the right angle triangle T with sides 3, 4, 5? अब ध्यान से सोचना, यहां पर थोड़ा सा आपको कंफ्यूज किया गया है रिलेटेड वाले पार्ट में। आपसे कहा गया है
कि व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए में ए के ऐसे सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स को बताइए जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल टी से रिलेट करते हों और उस राइट एंगल ट्रायंगल की जो साइडें हैं वो हैं 3, 4 एंड 5। एक राइट एंगल ट्रायंगल है टी जिसकी साइडें हैं 3, 4, 5, उससे रिलेट करने वाले कितने ट्रायंगल्स बनेंगे उनका सेट आपको बताना है। क्वेश्चन क्लियर हो गया? राइट एंगल ट्रायंगल टी विद साइड्स 3, 4, 5, इससे रिलेट करने वाले कितने ट्रायंगल बनेंगे उनका सेट बताना है। अब बच्चा क्या सोचता है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका मतलब है कि जो रिलेटेड ट्रायंगल होंगे वो भी राइट एंगल ही होंगे, और यहीं पर सबसे बड़ी गलती कर जाता है क्योंकि उसने जानबूझ के ये राइट एंगल ट्रायंगल वर्ड यूज किया है कि आप इस पर ध्यान दें। जबकि मेरी बातों को ध्यान से सुनिए कि जब मैंने रिलेटेड की बात की है तो रिलेटेड में मैंने कहा है कि जिस एलिमेंट के रिस्पेक्ट में रिलेटेड बोला गया है तो सिर्फ आपको क्या करना है, उस एलिमेंट के साथ ऐसा एलिमेंट लगाना है जिससे कि जो रिलेशन की डेफिनेशन है वो फुलफिल हो जाए। क्लियर है? तो हमें एक एलिमेंट दे रखा है या हमें एक एलिमेंट दे रखा है, वो ये है कि एक ट्रायंगल है और जिसकी साइडें हैं 3, 4, 5। ट्रायंगल है तो ऑब्वियसली उसमें 3 ही साइडें होंगी, 3, 4, 5। अब इसके साथ हमें एक ऐसा एलिमेंट लगाना है जो कि रिलेशन की कंडीशन को फुलफिल कर जाए। रिलेशन में कहा गया है कि P1 एंड P2 हैव द सेम नंबर ऑफ साइड्स। रिलेशन में ये नहीं कहा गया है कि P1 और P2 दोनों राइट एंगल ट्रायंगल होने चाहिए, ऐसा कहीं नहीं कहा गया है। उसमें सिर्फ ये कहा गया है कि जो भी आप दो एलिमेंट ले रहे हो उनमें सेम नंबर ऑफ साइड्स होनी चाहिए। तो अगर ये ट्रायंगल आपने लिया है, भले ये राइट एंगल ट्रायंगल है, हमें इस बात ये नहीं देखना है कि वो राइट एंगल है या नहीं, हमें सिर्फ इस बार ये देखना है कि उसमें साइडें कितनी हैं, क्योंकि हमारा रिलेशन साइड पर डिपेंड कर रहा है कि साइडें सेम होनी चाहिए। सेम का मतलब नंबर ऑफ के बारे में बात कर रहा हूं कि एक है तो एक होनी चाहिए, दो है तो दो होनी चाहिए, तीन है तो तीन होनी चाहिए, ऐसे। तो अगर हम इस ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में पता करना चाहते हैं कि कौन से ऐसे एलिमेंट आएंगे, तो ऑब्वियसली ये ट्रायंगल है तो इसमें 3 साइडें हैं, तो इससे वो सारे एलिमेंट रिलेट करेंगे जिसमें 3 साइडें होंगी, क्योंकि सेम नंबर ऑफ साइड्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर टी में 3 साइडें हैं तो जो अगला आएगा जो इससे रिलेट करेगा उसमें भी 3 साइडें होनी चाहिए, तभी इसमें नंबर ऑफ साइड और उसमें जो हम दूसरा लेंगे नंबर ऑफ साइडें सेम हो पाएंगी, और वही आपके रिलेशन की नेसेसरी कंडीशन है। इसका मतलब यह हो गया कि इस टी से वो सारे चीजें या वो सारे पॉलीगन जो हैं वो रिलेट करेंगे जिनमें 3 साइडें हैं। और 3 साइडें किसमें होती हैं ये हम अच्छे से जानते हैं, 3 साइडें होती हैं ट्रायंगल में। तो सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स रिलेटेड करेंगे वो किससे करेंगे, टी से रिलेट करेंगे, क्योंकि टी में भी 3 साइडें होंगी और आप कोई भी ट्रायंगल बना लो उसमें भी 3 साइडें होंगी। तो आपसे पूछा गया था कि सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड ए जो है वो टी से रिलेट जो करेंगे, ए के ऐसे एलिमेंट का हमें सेट बताना है जो टी से रिलेट करें, तो वो है सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। सारे के सारे ट्रायंगल्स जो हैं उनमें 3 साइडें होंगी और 3 ही टी में भी हैं, तो दोनों एक दूसरे से रिलेट कर जाएंगे क्योंकि रिलेशन में सेम नंबर ऑफ साइड वाले पॉलीगन को रखा गया है। यहां पर राइट एंगल वाले का कोई काम नहीं है। राइट एंगल सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया क्योंकि आपका दिमाग जाए कि टी से रिलेट जो करेंगे वो सारे राइट एंगल ट्रायंगल रिलेट करेंगे। नहीं, इस कंडीशन को हम रिलेशन की कंडीशन में नहीं देखते हैं, हम देखते हैं कि जो हमें रिलेशन दे रखा है उसमें कंडीशन क्या है। अगर इसमें लिखा होता कि राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम राइट एंगल ट्रायंगल देखते हैं। यहां पर राइट एंगल नहीं कहा गया, यहां पर कहा गया सेम नंबर ऑफ साइड्स। ठीक, तो इससे जो रिलेट करेंगे वो सारे के सारे ट्रायंगल्स रिलेट करेंगे, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। ओके, now moving towards the 14th one. Let L be the set of all lines in xy plane and R be the relation L. Defined R is equals to L1 comma L2. L1 is parallel to L2. कंडीशन ये है कि L1 जो है वो पैरेलल है L2 के, और शो दैट जो है वो R एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। इक्विवेलेंस में फिर से नहीं बता रहा हूं, पैरेलल है तो आराम से आप कर पाएंगे। फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइन रिलेटेड टू द लाइन। रिलेटेड वाला पोर्शन मैं फिर से करा रहा हूं। हमें ऐसी लाइंस का सेट चाहिए जो कि इससे रिलेट करती हो, y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 4। ठीक है, अगर रिलेट करती हो तो हम सबसे पहले अपने रिलेशन में कंडीशन देखते हैं कि क्या कंडीशन है। यहां पर यह है कि L1 और L2 ऐसी 2 लाइनें होनी चाहिए जो एक दूसरे के पैरेलल हो। इसका मतलब है इस लाइन से ऐसी लाइनें रिलेट करेंगी जो इस लाइन के पैरेलल हो। तो ऐसी लाइनें जो इसके पैरेलल हों वही इसका रिलेशन होंगी या वही इससे रिलेट करेंगी।
ठीक, तो अब हम ये देखते हैं कि ऐसी कितने लाइनें बनाई सकती हैं, क्योंकि ऐसी तो बहुत लाइनें बनाई जा सकती हैं, क्योंकि किसी एक लाइन के पैरेलल तो इनफाइनाइट लाइनें बनाई जा सकती हैं। तो उसे हम एक सिंगल आंसर कैसे देंगे? तो आंसर करने के लिए आपको सिर्फ क्या करना है, आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, 10th में भी आई हो, कि कोई भी दो लाइनें अगर पैरेलल हैं तो उनके जो स्लॉप हैं वो इक्वल होते हैं। इफ टू लाइन्स आर पैरेलल देन देयर स्लॉप आर ऑल्सो इक्वल। तो अगर आप यहां देखें, हमें एक लाइन दे रखी है, मैं थोड़ा सा कॉपी का यूज करता हूं, आप लोग समझ पाएंगे। हमें एक लाइन दे रखी है y इक्वल टू 2x प्लस 4, और हमें इस लाइन के पैरेलल जितनी भी लाइनें बननी है उन्हें जनरली शो करना है। इतना तो कंफर्म है कि बस हमें रिलेशन इसी का निकालना है कि जो इस लाइन के पैरेलल हो। ठीक, हमने एक लाइन की जनरल फॉर्म पढ़ी थी y इक्वल टू mx प्लस c, बहुत सिंपल था। m होता था यहां पर स्लॉप, यहां पर स्लॉप 2 है। तो ऐसी जितनी भी लाइनें जो इससे रिलेट करेंगी या इसके पैरेलल होंगी उनका स्लॉप तो 2 ही होना चाहिए, क्योंकि पैरेलल लाइंस के स्लॉप कभी चेंज नहीं होते। तो y इज इक्वल टू 2x तक तो सेम ही रखना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि x और y तो प्लेन है, तो x और y तो तुम चेंज कर ही नहीं सकते। सिर्फ m चेंज कर सकते थे, लेकिन m पैरेलल रखना है तो फिर आप m भी चेंज नहीं कर सकते। अब बचा c। देखो c चेंज होने से पैरेलल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। c आप चाहे तो कुछ भी रख लो, जैसे यहां पर +4 है, तुम यहां 5 कर लो, 6 कर लो, 7 कर लो, 8 कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों के स्लॉप सेम रहेंगे, स्लॉप सेम रहेंगे तो वो लाइनें हमेशा पैरेलल बोली जाएंगी। ठीक, तो यहां पर आप क्या करो, c की जगह कुछ भी लिख दो। सपोज यहां पर जैसे c है तो तुम c ही रखो जनरल फॉर्म पे, कि y इज इक्वल टू 2x प्लस सी टाइप की सारी लाइनें जो हैं वो इससे रिलेट करेंगी, और जहां पर c जो है वो बिलोंग करेगा एनी रियल नंबर। c कोई भी रियल नंबर, कुछ भी हो सकता है, c नेगेटिव का भी पॉजिटिव का भी, c के रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां आप कुछ भी रख लो, सिर्फ पैरेललिटी तब चेंज हो जाएगी जब आपके ये 2 और 2 चेंज हो जाएंगे। अगर यहाँ 2 रह गया, यहाँ कुछ अलग आ गया, सपोज यहाँ 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, तो उस केस में फिर ये दोनों लाइनें पैरेलल नहीं रहेंगी। और पैरेलल नहीं रहेंगी तो एक दूसरे को रिलेट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर रिलेशन जो हमें दे रखा है वो पैरेलल का ही है। तो ऐसी सारी लाइनें जनरल फॉर्म में आप आंसर देखेंगे सेम ऐसे ही कर रखा है। जनरल फॉर्म में जब आप देखेंगे तो y इज इक्वल टू 2x, यहां तक पैरेलल की वजह से हमें रखना पड़ा सेम, लेकिन यहां पर आप देखो, यहां पर आप c मैंने कर दिया, कुछ भी कोई भी रियल नंबर आप रख लो और वो दोनों लाइनें हमेशा पैरेलल रहेंगी। तो बस आपसे यही पूछा गया था कि ऐसी लाइनों का सेट बताइए जो कि इससे पैरेलल हो, तो आप कह सकते हो इस तरीके की सारी लाइनें जो हैं वो इस वाली लाइनें के पैरेलल होंगी। सिंपल है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर हम देखें तो इसको मैं हटाता हूं, क्योंकि अब हमारे पास 2 ऑब्जेक्टिव ही बचे हुए हैं। देखिए, ये है हमारा 15th पहला ऑब्जेक्टिव। कहा गया है लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट 1 2 3 4 गिवन बाई आर इज इक्वल्स टू, हमें कुछ एलिमेंट दे रखे हैं या अंदर इसके, चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन हमें चूज करना है। देख लेते हैं। सबसे पहला है आर इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांसिटिव। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, लेकिन ट्रांसिटिव नहीं है। देखते हैं आर रिफ्लेक्सिव है या नहीं। अगर हम आर रिफ्लेक्सिव की बात करें तो 1 1 आना चाहिए, 2 2 आना चाहिए, 3 3 आना चाहिए, 4 4 आना चाहिए। 1 1 है, 2 2 है, 3 3 भी है और 4 4 भी है। इसका मतलब रिफ्लेक्सिव यहां तक तो ठीक है। सिमेट्रिक, देखें ये सिमेट्रिक है या नहीं। हर एलिमेंट का रिवर्स उसी में होना चाहिए। 1 2, क्या इसका रिवर्स इसमें 2 1 है? आप पूरे में देख लीजिए, कहीं भी 2 1 नहीं है। इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। और जबकि ये कह रहा है कि ये सिमेट्रिक है, इसका मतलब ये ऑप्शन सही नहीं है। सिमेट्रिक तो ये होगा ही नहीं। आगे दूसरा देखें, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट, रिफ्लेक्सिव ट्रांसिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। हाँ, सिमेट्रिक अभी रिफ्लेक्सिव भी हमने चेक कर लिया है और ट्रांसिटिव ये चेक कर लिया, सिमेट्रिक चेक कर लिया है। आई एम थोड़ा कंफ्यूज, इतनी लैंग्वेज चेंज हो गई। अगर आप यहाँ देखें, मैं दोबारा से अपने वर्ड्स को रिकॉल कर रहा हूँ कि हमने अभी पहले में देखा था कि रिफ्लेक्सिव तो है, सिमेट्रिक नहीं है। तो आप देखो सेम वही चीज कही गई है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांसिटिव एक बार और देख लेते हैं कि ट्रांसिटिव है या नहीं। 1 2 2 2, तो 1 2 2 2 ये दोनों सेम है। क्या 1 2 भी इसी में है? बिल्कुल है। आप कोई भी पेयर उठा के देखो, जैसे और कोई पेयर उठा के देखते हैं, जैसे 1 3 3 2, ये देखते हैं 1 3 3 2, तो 1 3 3 2, तो 1 और 2 इसी में है। चाहे तो आप 1 3 3 3 भी दे दो, तो 1 3 3 3, तो 3 3 सेम, और 1 3 तो ऑलरेडी यही है। आप कोई भी पेयर उठा के देख लो, सब में यही कंडीशन फॉलो होगी कि ट्रांसिटिविटी फॉलो करेगी। इसका मतलब अब हमें कंफर्म हो गया कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो है,
सिमेट्रिक नहीं है, ठीक, और ट्रांसिटिव भी है, मतलब रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांसिटिव है, ठीक। रिफ्लेक्सिव सारे सेम सेम, सिमेट्रिक इसलिए नहीं क्योंकि रिवर्स है नहीं, और ट्रांसिटिव अभी हमने चेक किया। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? तो ये बी ही ऑप्शन है। यही मैं बार बार क्लियर कर रहा था कि ये बी ऑप्शन है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांसिटिव भी है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। ओके, आई होप थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी, क्योंकि बार बार उन्हीं चीज़ों को रिपीट कर रहा था। पूरे चैप्टर में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसिटिव ही चल रहा है, तो बार बार उसी चीज़ को बोलना पड़ रहा है, तो थोड़ा सा हौच पौच हो गया था। आप दोबारा से देख लो अच्छे से, और वैसे भी आप खुद ही कर पाओगे। रिफ्लेक्सिव है, ट्रांसिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। और अब आपके पास बचता है 16th। बहुत ईजी है। आपको एक रिलेशन दे रखा है ए बी टाइप का, और यहाँ पर जो कंडीशन है वो ये है कि a इज इक्वल टू बी माइनस 2, और b जो है वो ग्रेटर देन 6 होना चाहिए। b की वैल्यू 6 से बड़ी होनी चाहिए। चूज द करेक्ट ऑप्शन, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करके बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन है, लास्ट क्वेश्चन है, आपके लिए छोड़ रहा हूँ। जैसा कि मैं हर बार एक आध क्वेश्चन आप लोगों को दे देता हूँ ताकि आप उसका रिप्लाई करें कमेंट बॉक्स में। तो आप देखिए इसे और सोचिए कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। बहुत आसान है, कुछ करना ही नहीं है। अगर आप कुछ सेकंड, 10-15 सेकंड अगर आप सही से सोचेंगे तो आपको करेक्ट ऑप्शन तुरंत मिल जाएगा बगैर पेन उठाए हुए, ठीक। तो यहाँ पे ये खत्म होता है। तो ये एक्सरसाइज हमारी यहाँ पर ख़त्म होती है, जो कि रिलेटेड थी जो हमारी वो सारे का सारा रिलेशन के ऊपर ही था कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांसिटिव है या नहीं, सब कुछ वही बेसिक था। तो यहाँ पर हम इस एक्सरसाइज को ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, ठीक। जिन लोगों ने, फिर से मैं रिपीट करूँ, जिन लोगों ने भी पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, आप जाके पहले के वीडियो पहले देखिए, फिर ये अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।